चेक करना था फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू एक्स में, तो एक्स में ए बिलोंग कर रहा था, बी बिलोंग कर रहा था, सी बिलोंग कर रहा था, तो इन सभी को लिए हमें सेल्फ मिल गया, सेल्फ रिलेशन, जबकि यहाँ पर बी कामा ए है, सिमेट्रिक के लिए में बी कामा ए नहीं मिला। क्लियर। चलिए, तो यहाँ सभी के लिए देख रहे हैं जितने भी फॉर ऑल ए कामा ए यानी कि एक्स कामा वाई जो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं R1 में, और सभी के लिए क्या मिल रहा है, उसका अपोजिट भी मिल रहा है रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली आर इज क्या हो जाएगा बताइए, सिमेट्रिक। यही लिखने का प्रोसेस है, इस एक प्रोसेस को लिखना जान जाएंगे तो सभी सवाल में ऐसे ही करेंगे। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, यहाँ पर शायद जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, इतने ही जगह में प्रयास करेंगे हो जाए। क्लियर। चलिए करते हैं। तो हमारा तीसरा कंडीशन है उसको भी लिख लीजिए। क्या लिखना है यहाँ पर बताइए, ट्रांजिटिव के लिए ना लिखेंगे ट्रांजिटिव और रिलेशन। अगर एक भी ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ इनमें से तो हम कह देंगे आर क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब सिमेट्रिक के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, पता नहीं कुछ लोग नए भी देख रहे होंगे, जो लोग अभी तक पढ़े नहीं होंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं तो लोग एक पूरा बात पुराना लेक्चर जाके देखिए, आप लोग सारी चीज़ें इन सबको पढ़ लीजिए। लेकिन हम एक बार यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, और इसको भी समझिएगा। अब यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे जितना यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक। कहता है जैसे कि यहाँ पर कहता है कि फॉर ऑल एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड, अगर कह रहा है कि देखिए फॉर ऑल एक्स कामा वाई एंड वाई कामा जेड है, कहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आर में। अब यानी कि ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिखिए फॉर ऑल एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग कर जाए, आर में है। एंड कह रहा है देखिए फॉर ऑल जब लगाते हैं तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। एंड फॉर ऑल वाई कामा जेड, जैसे एक्स का वाई से रिलेशन हो गया और वाई का जेड से बिलोंग टू कहाँ, आर। देन हमें तब ये क्या करेगा, इम्प्लाइज करे, क्या इम्प्लाइज करे कि यक्स का रिलेशन किससे है, जेड के लिए। तो यानी कि अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन भी क्या हुआ था कि हमें रिलेशन के एलिमेंट को देखना था, और यहाँ भी देखिए किसके एलिमेंट को देख रहे हैं, रिलेशन के एलिमेंट को देख रहे हैं कि यानी जितने भी एलिमेंट है फॉर ऑल एक्स कामा वाई एंड, ये दोनों चीज़ें जब रहेंगी तब ये दिखाना है। अगर इसमें से एक भी चीज़ कोई नहीं रहा तो दूसरे वाले को नहीं दिखाना है। यानी कि जब ये दोनों कंडीशन हमें दी रहेंगी तब हमें ये दिखाना है। अगर ऐसा दे दे हमको कि एक्स रिलेटेड टू वाई बिलोंग्स टू आर, और हमको ये ना दे कि, और हम यहाँ पर हमें ये कंडीशन ना दे कि वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन हमको नहीं देता है, केवल हमें यही कंडीशन मिलता है एक्स कामा वाई रिलेटेड टू आर, तब हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स जेड से रिलेशन में है, तब वो खुद ही हो जाएगा ट्रांजिटिव अपने आप। उसको बोलेंगे कि ऐसा है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, दिख रहा है सबको ना। लेकिन अगर हमें दोनों चीज़ें गिवन हो कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइज दैट, तब हमको दिखाना होगा कि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स कामा जेड भी किससे बिलोंग कर रहा है यार। यानी इसका कहने का मतलब है कि एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट है, यानी एक्स का रिलेशन वाई से हो जाए और वाई का रिलेशन एक्स जेड से हो जाए, तो कह रहा है कि एक्स का रिलेशन किससे होना चाहिए, जेड से। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए तीन दोस्त हैं ए बी सी, तो कह रहा है ए अगर बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो कह रहा है कि ऐसा भी होना चाहिए कि ए सी का दोस्त हो। क्लियर, अगर ए सी का दोस्त नहीं होता है तो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं रह जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही सबको बातें। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, अब इतना समझ में आ गया होगा सबको। और हमने कहा अगर ए का बी से केवल रिलेशन है और बी का सी से रिलेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए ए का बी से रिलेशन हो गया, यहाँ से ए का बी से रिलेशन हो गया, अब आगे कोई बात नहीं कहा जा रहा है, बी का सी से रिलेशन नहीं है मान लीजिए, तब हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सी का रिलेशन है, ए का सी से रिलेशन है कि नहीं, तब भी ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्लियर, तब हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं। जब ये दोनों कंडीशन दी होंगी तब तीसरा कंडीशन दिखाना है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन गायब है तो तीसरे कंडीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यही गलती करते हैं कि लड़के सिमेट्रिक पहचान नहीं पाते। जैसे हमने कह दिया कि 2 का 3 से रिलेशन है, ठीक, और यही केवल बिलोंग कर रहा है यार, मान लीजिए R1 इक्वल टू हमारा यही दिया है 2, 3। अब पूछा जाए सिमेट्रिक है नहीं, तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे 2, 3 है लेकिन इसमें 3, 2 नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। रॉन्ग, हमने कहा कि 2, 3 है और 3, 2 भी अगर R1 में चला जाता है तब हमें दिखाना होता है। जैसे 2, 3 है और 3 का मान लीजिए 4 से रिलेशन हो गया, 2, 3 है और 3 का 4 से रिलेशन हो गया, तब हमें दिखाना है कि 2 का 4 से होना चाहिए। क्लियर,
अगर आगे की बात ही नहीं कही जा रही है, दूसरा कंडीशन दिया ही नहीं है, तो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है R1 इज सिमेट्रिक। क्लियर? समझ, सिमेट्रिक कह रहे हैं, ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया अगर कंडीशन आगे का नहीं दिया है तो। समझ में आ गई बातें? तो आप लोग ये गलतियाँ बार बार मत कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर चलिए अभी हमको दिखाना है जो हमारा रिलेशन लिए है उसको, उसके लिए कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए कोई ट्रांजिटिव रिलेशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या था, A, A। यहाँ पर लिख लीजिए R1 इक्वल टू क्या है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग मत लिखिएगा क्योंकि आप लोग तो कॉपी में लिख ही रहे होंगे। C, यहाँ पर ध्यान देखिए, A का A से रिलेशन है। क्लियर? दिख रहा है सबको? और देखिए जैसे मान लीजिए A का A से रिलेशन है, और देखिए एक इधर वाला A दूसरा वाला एलिमेंट, जैसे पहला वाला एलिमेंट दूसरे से है, अब दूसरा देखिए जो दूसरा वाला A है किसी और से रिलेशन में है तो नहीं है, यानी कि एक ही एलिमेंट हमें मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, यानी A बिलोंग्स टू R। ठीक, सिंस A बिलोंग्स टू R, इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा तो नहीं लिखेंगे। अब फिर आगे लिखेंगे क्या है, B कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये भी R में बिलोंग कर रहा है, और आगे कुछ भी नहीं दिया है, क्या ये भी कुछ किसी और से रिलेटेड में नहीं है, तो इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, C, तो C देखिए C का C से रिलेशन है, और आगे कुछ दिया ही नहीं है कि C का और किसी से रिलेशन है कि नहीं दिया हुआ है ना। तो C का अगर किसी और से होता तो बात करते, तो C नहीं है, बिलोंग्स टू R। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे क्लियरली। तो यहाँ से लिखेंगे क्लियरली क्या हो जाएगा हमारा, R1 इज ट्रांजिटिव। क्लियर है सबको? इतनी बातें समझ में आ गई सभी को ना? चलिए, तो यहाँ से हम समझ रहे होंगे कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया और लिखने का तरीका भी पता चल गया। समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लगभग 39 मिनट केवल इसी इक्विवेलेंट रिलेशन को और इसके एक एग्जाम्पल को देने में लग गया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसके अलावा किसी सवाल में फंसेंगे नहीं। अगर फंसते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, और दूसरा वाला जो हमने क्वेश्चन दिया है, R2 इक्वल टू A, B, B एंड C, A एंड A, C, तो उसको आप लोग चेक कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए HW है। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम अगले वाले लेक्चर में इंक्लूड कर सकें, शामिल कर सकें कि हमारा जो है R2 क्या है, सिमेट्रिक वो इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ तक लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे हेंस, यहाँ लिखेंगे हेंस नहीं, हेंस 10 लिखिएगा, THUS 10 R1 इज रिफ्लेक्सिव। हमने देखा अभी R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव। फिर क्या देखा हमने कि R1 क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी लिखिएगा। क्लियर? क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव, इसके बाद सिमेट्रिक लिखेंगे। एंड क्या है बताइए, लिखना पड़ेगा इसके नीचे 10 R1। 10 का मतलब इस प्रकार, या इस प्रकार R1 क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, एंड क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। हेंस तब क्या हो जाएगा बताइए, R1 क्या हो जाएगा हमारा, R1 इज इक्विवेलेंट रिलेशन। एक तरीका तो ये हो गया पूरा देख के प्रोसेस करके लिखने का। एक तरीका तो आप लोग केवल सेट को देख कर बता देते कि R1 क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, वहाँ पर देख लेते कि A का हमारे रिलेटेड है, B से तो कह देते कि R1 इज रिफ्लेक्सिव। सीधे लिखने का एक तरीका होता है कि सेट को देखें, हम इसको देखें, यहाँ का दिए R1 इज रिफ्लेक्सिव। और यहाँ देखिए सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक भी है तो लिख देंगे R1 इज सिमेट्रिक। और फिर देखिए इसके लिए ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए भी सीधे लिख सकते हैं R1 इज ट्रांजिटिव। बट यहाँ पर जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने लिखा, आपको एग्जामिनर भी जान रहा है कि आप ये समझ रहे हैं कि यार रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड क्या है, सिमेट्रिक है। बट वहाँ पर वो आप लोग कला देखना चाहते हैं कि आप लोग कैसे लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ रिप्रेजेंटेशन को आप लोगों के रिप्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं, ठीक। तो कैसे लिखा जाएगा ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। लिखने का भी एक तरीका होता है। एग्जामिनर केवल ये नहीं चेक करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप किसी को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है, ठीक।
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए कि कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है। ठीक, क्लियर है सबको इतनी बातें? तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ अ सेट, जो कि आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। शायद अभी 42 मिनट हो चुके हैं, इस टॉपिक में लगभग 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं, 1 घंटे का होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जो हमने पढ़ाया जा रहा हूँ पार्टीशन ऑफ अ सेट, इसका डेफिनीशन केवल आज यहाँ पर लिखाऊंगा, लेकिन इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि जो लोग जितनी गलतियाँ यहाँ पर पार्टीशन ऑफ सेट में किए हैं वो मैं जान रहा हूँ, क्योंकि जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे थे उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके साथ, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे आप लोगों को जब क्या हो दिक्कतें ना हो। और इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने जाता है ये वाला। क्लियर? तो लिखिए पार्टीशन ऑफ अ सेट। तो पार्टीशन ऑफ सेट यानी कि किसका पार्टीशन होगा? सेट का। अब पार्टीशन माने किसी चीज़ को खंड खंड में तोड़ना, यानी पार्ट पार्ट में डिवाइड करना। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेव हो गया, इसी सेव को हम अगर डिवाइड कर दें, पार्ट पार्ट में काट दें, ठीक, तो क्या हुआ? एक भाग जो हुआ इसका एक क्या होगा? पार्टीशन हो गया। दूसरा भाग भी क्या होगा? इसका पार्ट हो गया एक। तीसरा भी हो गया, एक पार्ट हो गया। चौथा भी क्या होगा? एक पार्ट। पाँचवा भी क्या होगा? एक पार्ट। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर पार्टीशन कर, अभी तो पार्ट हुआ, पार्टीशन कब कहा जाएगा ये भी समझिएगा। कह रहा है कि हमारा कोई सेट X है, क्लियर? अब इसका हम लोग सबसेट ले लें, मान लीजिए A लेते हैं, B लेते हैं, C लेते हैं, D, 4 सबसेट लेते हैं, यानी कि A इज सबसेट ऑफ B। और देखिए प्रॉपर सबसेट लें, अभी तो मान लीजिए सबसेट ही ले रहे हैं, B यहाँ पर प्रॉपर सबसेट ले बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी कंडीशन लगाएंगे, हम मान के चल रहे हैं A B किसका है? X का सबसेट है, और फिर B भी किसका सबसेट है? X का है, और C भी किसका सबसेट है? X का। यानी ये चारों सबसेट हैं किसके? X के। क्लियर? यानी A B C में जो भी एलिमेंट्स हैं वो X में हैं। सबसेट का मतलब यही होता है कि A में अगर जितने भी एलिमेंट हो किस में है? X में। B में जितने एलिमेंट है वो X में है। C में जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ है? X में। D में भी जितने एलिमेंट है इसमें है। लेकिन कंडीशन कह रहा है कि अगर हम इसको तोड़ दिए A B C में, और कह रहा है किस तरीके से तोड़ें कि A यूनियन B यूनियन C यूनियन D ले, इन चारों का यूनियन ले तो हमें वही सेट मिल जाना चाहिए। क्लियर? कह रहा है कि अगर हम तीनों का यूनियन ले लें, A B C D जितने भी इसके सबसेट हैं, फॉर ऑल सबसेट ऑफ X, ठीक, तो यूनियन ले तो क्या मिले? X। क्लियर? अगर हम इसका क्या ले लें? इंटरसेक्शन, अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, अगर इन चारों का एक साथ इंटरसेक्शन ले तो वहाँ पर क्या मिलना चाहिए? फाई। फाई कहने का इन द सेंस यहाँ पर मतलब है कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए। कॉमन एलिमेंट यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट A नहीं मिलना चाहिए जो कि A में भी हो जाए और D में भी हो जाए। अगर ऐसा मिल जाता है कि A में भी है और A D में भी है, तब यहाँ पर फाई नहीं लिखेंगे, तब एक एलिमेंट हमें A मिलेगा जो कि फाई के इक्वल कभी नहीं होता है। अगर ऐसा हमें मिला तब क्या कहेंगे कि वो क्या है? पार्टीशन। कभी तो बात नहीं की जा रही है, तो यानी कि वो फाई नहीं है, जो कंडीशन हम बता रहे हैं। लेकिन पार्टीशन कहता है कि अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले तो यानी कि फाई हो जाए। यानी कह रहा है जितने भी सबसेट हैं इसके, अगर उनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उन सभी सेट में जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी A में अगर A B C आ गया तो ऐसा कभी भी नहीं होगा इन तीनों एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट इन तीनों सेट में किसी भी सेट में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? यानी कि A B C या तो इस A B C में से तीनों एलिमेंट, या तो कोई एक एलिमेंट B में भी नहीं हो सकता, C में भी नहीं हो सकता, D में भी नहीं हो सकता। यानी कि एक एलिमेंट अगर इसमें आ गया जो एलिमेंट, वो दूसरे वाले सेट में नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए X में क्या एलिमेंट है? 1 2 3 है। अब इसका एक सबसेट है, मान लीजिए A क्या है? सबसेट है X का, हमने लिया क्या? 1, 2 किस में है? A में है। और हमने B में एक सेट लिया, उसमें क्या है? 3 है। ठीक, क्लियर है सबको? और हमने C में एक एलिमेंट ले लिया 1, 3, और हमने D में एक एलिमेंट ले लिया 2, 3। अब बात करते हैं पार्टीशन की।
तो पहले हम लोग यूनियन लेंगे, तो अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे तो यूनियन कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। अगर इन तीनों को चेक करें कि ए बी सी तीनों क्या कर रहे हैं, पार्टीशन है कि नहीं। तो अगर हम चेक करेंगे तो पार्टीशन के लिए हमें दो कंडीशन दिखाना होगा कि यूनियन ले तो क्या आ जाए यक्स सभी का, फॉर ऑल जितने भी सबसेट हैं। हमने कहा था कि जितने भी सबसेट हैं तो सबका लेंगे तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर इनका यूनियन लेंगे तो देखिए सभी में, पहले तो देखिए जो सब में है तो 1 1 1 1 है सब में, तो 1 1 आएगा ही सेट में। और 2 देखिए 2 है सब में, नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आएगा 2 आएगा। जो होता है वो भी आता है, जो नहीं रहता वो भी आता है। 2 3 की बात करेंगे तो 3 भी आएगा। और इसके आगे यही 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट देखिए 1 2 3 आ गया, तो 1 2 3 किसके बराबर है, यक्स के। तो यानी यक्स के बराबर है, यानी कि एक कंडीशन हमारा फॉलो कर गया। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन हमें निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो उस एलिमेंट को रखना है। तो क्या देखिए तीनों में कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन हो तीनों में। क्लियर क्लियर हो रहा है सबको बातें। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। सॉरी, यहाँ पर सभी एलिमेंट नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ए कमा बी फाई तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा रॉन्ग हो गया। सही ध्यानपूर्वक समझिएगा डेफिनेशन समझाने में आप लोगों को, लेकिन कुछ इसी प्रकार है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने पूरा एलिमेंट सेट ले लिया है, पूरे सेट की बात नहीं की जाती। कहा जाता है कि इन चारों सेट में से कोई भी सेट उठाएं हम तो क्या कहा जाता है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा आप। अभी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देने लगे तो हमको ध्यान में आया डेफिनेशन, तो उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। कहा जाता है कि जैसे हमारा चारों सबसेट है ए बी सी, तो कहा जाता है कि इनमें से चारों सेट में से कोई दो सेट हम उठाते हैं, कोई भी दो, या तो ए बी उठा लें या ए डी उठा लें या बी सी उठा लें, कोई भी दो सेट उठा लें। तो क्या करता है ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों का अगर निकालें तब फाई आना चाहिए। क्लियर, अब समझ में आया बात। यानी कोई भी हम सेट उठा लें, ए डी उठाएँ या बी इंटरसेक्शन सी लें या ए इंटरसेक्शन डी लें, यानी इंटरसेक्शन ए का डी के साथ ले सकते हैं, सी के साथ बी के साथ, बी का सी के साथ ले सकते हैं, सी का डी के, यानी कोई भी हम दो ऐसा सेट उठा लें और उनका इंटरसेक्शन ले तो क्या मिलना चाहिए, फाई मिलना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि ए आई इंटरसेक्शन बी आई इक्वल टू फाई, कब, फॉर ऑल आई डज नॉट बिलोंग टू, आई डज नॉट इक्वल, यहाँ देखिए आई यहाँ पर जे लिखिएगा, बी जे, सॉरी, क्लियर है सबको। यहाँ पर देखिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ए आई एंड बी जे, क्लियर। यहाँ लिखिएगा वेयर, जहाँ ए डज नॉट बिलोंग टू, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, हमें फाइव मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ए बी सेट दिखा दिया है अलग अलग, ए भी अलग सेट है बी भी अलग सेट है, तो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है ए आई बी आई, हम लोग एक कॉमन ले रहे थे इसलिए। अभी ए लेंगे तब वहाँ पर दिखाएंगे A1 A2 A3 ऐसे करके ले चलेंगे। ठीक, अब समझ में आया। तो यहाँ पर कोई भी अगर हम दो सेट उठाएँ और उनका इंटरसेक्शन ले तो फाइव मिलेगा, अगर फाइव मिलता है तब हम कहेंगे वो क्या है, पार्टीशन। अब समझ में आ गई होगी आप लोगों की बातें। यहाँ पर कभी कभी देखिए कॉमन फाइव ऐसे भी आ सकता है, लेकिन दो का देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिया है यहाँ पर इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर देखेंगे ए का दो से, यानी कि वो एलिमेंट आने चाहिए जो चारों में कॉमन होता है। यहाँ पर फाइव देखिए ऐसे आ गया, लेकिन ये कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि अगर फाइव आ गया तो ये हो जाएगा पार्टीशन, जबकि ये पार्टीशन नहीं है। तो ये डिफिनेशन थोड़ा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि इसमें कोई दो सेट उठाना है, तो कोई दो सेट उठा लीजिए। अगर ए बी के लिए हम चेक करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए चेक करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा कॉमन है बताइए एलिमेंट। तो लिखने का तरीका होता है 1, 2, पहले ए वाले सेट को लिखेंगे, फिर बी वाले का इंटरसेक्शन निकालना है तो बी वाले को। हमने यहाँ डायरेक्ट किया है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा एग्जाम में। ठीक, तो अभी चेक करने के लिए सारे एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, तो अभी समझिए। ठीक, तो लिखने का तरीका अभी बताएंगे, अभी तो यहाँ समझा रहे हैं, तो लिखने के तरीके पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, यहाँ पर अभी समझा रहे हैं, फिर लिखने का जब तरीका बताएंगे तो उसको भी ध्यान में पूरा देखिएगा। और बी इक्वल टू जो हमारा दिया हुआ है 3, तो इन दोनों में देखिए कॉमन है कुछ नहीं, 5, तो यानी पहले के लिए ए कामा बी के लिए तो 5 मिला है, लेकिन अभी आगे बी चेक करेंगे हम, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 है, और इंटरसेक्शन सी क्या है 1, 3, तो लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया एलिमेंट 3। तो जैसे ही यहाँ पर 3 मिलता है तो हमें एक सेट ऐसा मिल जाता है जो कि बी इंटरसेक्शन सी है, क्या 5 के इक्वल नहीं है, 5 यानी कि ब्रैकेट के खाली ब्रैकेट के बराबर नहीं है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो हमारा ए बी सी डी है वो पार्टीशन शो नहीं करेंगे।
लेकिन यहीं पर अगर केवल 2 सेट सबसेट की बात की जाए ए कामा बी, तो क्या कर जाएगा, वो पार्टीशन शो कर जाएगा। तब हम कहेंगे कि ए कामा बी क्या है, पार्टीशन ऑफ किसका, यक्स का। क्लियर, क्योंकि देखिए अगर हम यूनियन ले ए यूनियन बी ले गए तब भी देखिए 1 है, 1,2 है और यूनियन क्या है 3, तो इनका यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 आ गया। तो यहाँ से देखिए 1 यूनियन लिए तो 3 आ गया, अगर ए इंटरसेक्शन बी लें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये क्लियर है सबको। तो यहाँ से पता चल जा रहा है कि अगर ए यक्स के केवल 1 2 3 वाले सेट के अगर 2 ही केवल सबसेट हों तो क्या है, पार्टीशन हमें मिल जाएगा। क्लियर। तो कौन कौन से पार्टीशन होंगे, ए और बी, यानी कि उसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ए और बी के रूप में। ठीक, और इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि उनका यूनियन लेंगे तो वही सेट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से यक्स आ जाएगा, और जबकि उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर समझ में आया होगा पार्टीशन के लिए क्या। तो आप लोग बना लीजिएगा एक डायग्राम ऐसे, यक्स ऐसे लिखिएगा। तो 2 कंडीशन इसमें फॉलो होने चाहिए पार्टीशन के लिए। फॉर पार्टीशन, फॉर पार्टीशन क्या होना चाहिए, पहला तो क्या होना चाहिए कि अगर हम ले फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ, ये देखिए कोई एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे ए लेते थे, फॉर ऑल ए इज सबसेट ऑफ किसका, यक्स का, यानी यक्स के जितने भी सबसेट हैं। क्लियर, या आई भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो ए लिख रहे हैं सबसेट, उनके लिए हम क्या लें, अगर उनका यूनियन लेते हैं, यानी कि ए यूनियन ए आई लिख लीजिए, या ए लिख लीजिए। अगर इन सभी का यूनियन लें तो लिखने का तरीका है यू ए। तो फॉर ऑल हमने पहले ही कह दिया, जितने भी सबसेट है उनका सबका अगर यूनियन लेंगे, या आई लिख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख लीजिए। तो ए जो हम अगर यूनियन दिखाने का मतलब जितने भी यहाँ पर एलिमेंट हैं उन सभी का यूनियन ले रहा हूँ। ठीक, तो अगर यूनियन ले तो क्या मिलना चाहिए हमें, यक्स मिलना चाहिए। अगर यहीं पे कह रहा है कि अगर हम कोई भी सेट, एनी 2 सेट्स, तो यहाँ लिख लीजिए एनी 2 सेट, एनी 2 सबसेट लिखिएगा, 2 सबसेट ऑफ किसका, यक्स। तो एनी 2 सबसेट मान लीजिए, ए एक सबसेट हुआ, दूसरा क्या हो जाए बी। अगर इनका हम क्या लें, इंटरसेक्शन लें, तो क्या मिलना चाहिए हमें 5। और कोई भी हो सकता है ए कामा बी, और जहाँ पर ए कामा बी कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर वो 5 नहीं है तो वो इक्वल हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो 5 नहीं है, अगर पार्टीशन शो कर रहा है तो इक्वल हो जाएगा, या तो पार्टीशन नहीं शो करेगा। लेकिन ऐसा कंडीशन हमें मिलना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी लें तो क्या मिलना चाहिए 5, और जहाँ ए और बी इक्वल नहीं है। नहीं तो आप लोग कह दीजिए ए का ए से इंटरसेक्शन लेते हैं और वो क्या मिल जाएगा, ए का ए से लेंगे तो ए ही मिल जाएगा, और कहेंगे कि 5 नहीं है, तो वहाँ पर ए का ए से नहीं लेना है। ठीक, ए का बी से लेना है, यानी ए का किसी दूसरे सेट से लेना है जो कि इक्वल नहीं है। तब हमें अगर 5 मिलता है तो हम कहेंगे क्या शो कर रहा है, ए और बी। ए और बी इस क्या हो जाएगा, एक्स का पार्टीशन, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है पार्टीशन ऑफ यक्स। समझ में आ रहा है रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे है पार्टीशन को। पी क्या है, पार्टीशन ऑफ यक्स, और जितने भी सबसेट हैं उनका क्या लेते हैं, सेट। तो उनका अगर सेट ले लेंगे, ए कामा बी मान लीजिए, अगर पार्टीशन शो कर रहा है तो इनका सेट हम बना देंगे ए कामा बी, तो क्या हो जाएगा ये पार्टीशन। पावर सेट आप लोग पढ़े हैं, जैसे पावर सेट में हम लोग क्या लेते थे, जितने भी यक्स के सबसेट होते थे उनका हम लोग क्या ले लेते हैं, सेट। तो क्या बन जाता है पावर सेट, यानी कि पावर सेट में किस टाइप के एलिमेंट होते थे, सेट टाइप के, यानी सेट आ जाते थे उसमें। तो इसका अगर एलिमेंट की बात की जाए, पार्टीशन के सेट की एलिमेंट की बात की जाए तो क्या आएंगे, सेट आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, और एलिमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो पावर सेट में हमेशा सेट टाइप के एलिमेंट आते हैं। फिर जैसे 1 2 हमने लिया तो 1 2 यक्स वाला है, अगर इसका पावर सेट निकालना होता तो पी एक्स शायद वहाँ भी रिप्रेजेंट करते थे ना, लेकिन यहाँ पर पार्टीशन को भी ऐसे ही पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पी लिखिएगा, ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे तो पता चलता है कि एक्स का ही पार्टीशन हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पर पावर सेट इसका मतलब नहीं है। समझ में आ रही बातें सबको ना, क्लियर है। जैसे पी एक्स का अगर लिखे पावर सेट की बात, तो हमने ए कामा बी देखा है कि जो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। अगर पार्टीशन में ए कामा बी लिख देते हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि अगर ए यूनियन बी लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, यक्स सेट आएगा, क्योंकि यक्स का पार्टीशन है। और ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मान लीजिए पी एक्स में क्या है, 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी, ये तीनों क्या होंगे, सेट टाइप के होंगे, तो यानी एलिमेंट इसमें सेट टाइप के आ गए। इनमें से अगर ए बी का इंटरसेक्शन ले तब भी 5 आएगा, और बी इंटरसेक्शन सी ले तब भी 5 आएगा, और सी इंटरसेक्शन ए ले तब भी 5 ही आएगा। यानी इनमें से कोई भी 2 सेट उठाएंगे
और उनका आप लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, फाई, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा दोनों सेट में। क्लियर है? यानी कि जितने भी यहाँ पर सबसेट हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है, इक्वल की तो बात छोड़िए, उसमें से एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं हो सकता। ए का एक भी एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच नहीं करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमने जो पार्टीशन था उसको समझाना था, हमने समझा दिया। तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो कल हम लोग इसकी डिफिनीसन को लिखेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग पार्टीशन समझ गए होंगे कि पार्टीशन क्या होता है। देखिए, आप लोग बुक तो लिए होंगे व्यास जी द्विवेदी, तो थोड़ा उसको खोल कर पढ़ा करिए, जो टॉपिक्स हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग देखिए, पार्टीशन तो हमने समझा रखा है, थोड़ा खोल के उसको आप समझिए चाहे जिन, लेकिन वहाँ समझ सकते हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने समझा दिया है, लेकिन अब खोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा देखिएगा, उसमें एग्जाम्पल्स दो होंगे और सवाल होंगे, तो थोड़ा करने का प्रयास कीजिएगा। और एक टॉपिक और पढ़ लीजिएगा, इक्विवेलेंस क्लासेज, क्लास के बारे में पढ़िएगा, इक्विवेलेंस क्लास। इसके बाद तो अगर नहीं समझ में आता है, ज़्यादातर देखिए रियल एनालिसिस बुक पढ़ने से नहीं बहुत लोगों को समझ में आता है, लेकिन जो लोग जिनकी माइंड थोड़ा एक्टिव होता है, पढ़ने में रुचि रखते हैं, कि पढ़ते हैं तो उनको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लेकिन कब आती हैं, जब आप पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोचिंग्स क्या होती हैं, बहुत लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो कोचिंग्स क्या हो रही हैं, इसमें हमने देखा है, कोचिंग हम गए भी थे, तो हमने देखा है कोचिंगों में क्या हो रही है, चाहे क्लासेज में हो रही हैं, और बच्चों को वो नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से कोचिंगों में पढ़ाया जा रहा है, क्या किया जाता है, आपके सारे सवाल कर दिए जाते हैं, टीचर्स ही कर दे रहे हैं, थ्योरम्स सारे टीचर्स ही कर दे रहे हैं। क्लियर? और थ्योरम्स मान लीजिए टीचर्स कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आती है। लेकिन जितने भी सवाल हैं, सारे सवाल भी टीचर्स कर रहे हैं, तब वहाँ पर एक तरीके से आपको अपाहिज बना दिया जा रहा है। ठीक, जब सारी चीज़ें आपको करके दी जाती हैं, अगर करके दे दी जाए तो कभी भी वो सीख नहीं सकता। चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर किसी घर की महिला को देखिए, या जो लड़की होती है, बालिका होती है, गर्ल्स होती है किसी भी घर में, तो देखिए वो बचपन से ही खाना बनाना सीख जाती है। ठीक, जबकि उसके घर में रहने वाला लड़का खाना बनाना नहीं सीखता है जब तक कि वो घर में है। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको बना बना के सारी चीज़ें मिल रही हैं, खाना भी मिल रहा है, चावल सब्जी रोटी दाल सारी चीज़ें उसको घर में बनी बनाई मिल रही हैं। इस वजह से वो क्या होता है, उस फील्ड में, चाहे वो खाना बनाने की फील्ड में हो, क्या हो जाता है, एक तरीके से अपाहिज समझिए, वो अपनी चीज़ें खुद से नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर कई चीज़ें जो उसको नहीं मिलती हैं, वो सारी चीज़ें सीख जाता है। जैसे साइकिल चलाना हुआ, वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिस की, कई बार गिरा भी होगा तब सीखा होगा। लेकिन वहीं पे जो गर्ल्स होती हैं, उस घर की जो महिला होती हैं, लड़की होती हैं, वो सारी चीज़ें बनाना बचपन में ही सीख जाती हैं। और कुछ घर की जो लड़कियां होती हैं, जिनको नहीं मिलता है बनाने का मौका क्या कहिए, घर वाले मम्मी पापा जो मम्मी ही जो होती हैं, मम्मी ही जनरली सबके घर में बनाती हैं, चाहे हमारे घर में हो चाहे किसी के घर में हो। और सिस्टर जिनके घर में होती हैं, बहनें अगर हैं, तो वही खाना बनाती हैं। तो क्या होता है कि लोग लड़के नहीं सीख पाते, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। इस बात को ध्यान में रखिए। तो एक तरीके से आप लोगों को जो चीज़ें मिलती जाती है आसानी से, तो आप सीख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पेन नहीं हुआ, जैसे खाना बनाने में कुछ तो दर्द होता ही होगा किसी को न किसी को, ये सबको पता है। ठीक, तो जो मेहनत लगती है खाना बनाने में, तो अगर आप नहीं किए हैं तो आप लोग भोजन बनाना भी नहीं सीखेंगे। अगर मेहनत नहीं लगा, मेहनत यानी हार्डवर्क आपने वहाँ पर नहीं किया, तो आप खाना बनाना नहीं सीखेंगे। लेकिन जो घर की लड़कियां होती हैं, वो देखिए बचपन से ही, लगभग अगर कह दी जाए कि 8 से 10 साल की जब होती हैं वो लोग, तो वो लोग सीखना शुरू कर देती है, रोटी बनाना कुछ भी अपनी मम्मी के साथ करना सीख जाती हैं। जबकि वहीं लड़के खेती करना सीख जाते हैं, जो खेती वाले हैं। नहीं तो जो शहर में है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो शहर में शायद लड़कियाँ भी खाना बनाना नहीं सीखती हैं लगभग 16-17 साल तक। लेकिन गाँव में क्या होता है कि जो 10 साल की लड़कियाँ हो जाती हैं, वो खाना बनाना, बर्तन मांजना, सारी चीज़ें करना सीख जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और लड़कों को सिखा दिया जाता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। तो लड़के खाना बनाना नहीं, लेकिन दूसरी चीज़ करना जानते हैं। तो जो चीज़ आप करेंगे वही चीज़ सीखेंगे। लेकिन कोचिंग में जैसे आप लोगों को सवाल सारी चीज़ें करा दी जा रही हैं, तो आप लोग याद करने लगते हैं सवाल को, ना कि करना जानते हैं। अगर वहीं पर सवाल को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो आप लोग फंस जाते हैं। तो यही रीज़न होता है जो यहाँ पर लड़के फेल हो रहे हैं। 37% रिजल्ट आया है इस साल का, पासिंग मार्क्स, वो यही रीज़न रहा है। और यहाँ पर जो हमारा लगभग अगर देखा जाए तो 63% लड़के फेल हुए हैं। तो बस कोई और रीज़न नहीं रहा है वहाँ पर। रीज़न मस्त इतना ही था कि जो लड़के थे कोचिंग्स वाले भी फेल हुए। ऐसा नहीं हो कि कोचिंग ले लेंगे तो आप पास ही हो जाएंगे। ना विश्वास हो तो आप लोग कोचिंग में जाके पता कर लीजिएगा। और किसी का जो पोस्टर लगा होता है उसमें देखेंगे, जो रैंकिंग लगी होती है यहाँ पर देखेंगे कितने परसेंट। तो आप यहाँ देखिए
अगर 85% कोई लड़का पाया है तो उसमें देखिए कितने लड़के 85% पाए हैं। अगर एक यूनिक लड़का पाया है तो उस लड़के की मेहनत है। अगर यहीं पर अगर 20 लड़के पाते हैं तब कहा जाता है कि हाँ यहाँ पर कोचिंग का बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन अगर एक ही लड़का केवल पाता है 85%, तो वहाँ पर कोचिंग का बस इतना ही रोल है कि कोचिंग वालों ने उन्हें कंटेंट प्रोवाइड किया है, लेकिन बाकी मेहनत किसके हैं, उस लड़के के हैं। क्लियर। और देखिए परसेंटेज बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिए। परसेंटेज उस लड़के की भी बन सकते हैं जिनकी याद करने की क्षमता बहुत अधिक है। क्लियर। अगर स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो वो तो केवल याद भी नहीं करते थे, वो समझदार भी थे। अगर उस तरीके की किसी की माइंड की कैपेसिटी हो जाए कि एक बार बुक को पढ़ा और उसे याद हो जाए। कंप्यूटर्स को देख लीजिए, अगर यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गया है, अगर उसे लिखना सिखा दिया जाए और उसमें डाटा स्टोर कर दिया जाए हर एक क्वेश्चन का, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो खट से सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन गूगल समझ नहीं सकता। गूगल का काम इतना है कि जो आप चीज़ लेना चाहते हैं आप सर्च करते हैं तो सारी चीज़ें आपको दे देता है, क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर उससे कह दिया जाए गूगल से कि हम आपको ये डाटा दे रहे हैं, आप इससे कुछ नई चीज़ बना के दे दीजिए, तो गूगल आपको नई चीज़ बना के नहीं देगा। नहीं, अगर ऐसा होने लगता तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन गूगल में है, ना जाने कितनी सारी चीज़ें खोज गूगल कर देता है। समझ रहे हैं आप लोग बात ना। तो गूगल के पास जितना इन्फॉर्मेशन है शायद किसी भी इंसान के पास उतना इन्फॉर्मेशन होगा, एक इंसान के पास। लेकिन वहाँ पर गूगल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी वो नई चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रहा है, जबकि गूगल में जो नए नए सीईओ आ रहे हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं उनमें सही नई चीज़ें। यानी कि यहाँ से ये भी पता चलता है कि गूगल सोच नहीं सकता एक तरीके से, जबकि इंसान क्या कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है और नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है। अगर आप यहाँ पर बीएससी करने आए हैं तो केवल आप लोग लर्निंग पे याद अपना ध्यान मत रखिए, क्योंकि लर्निंग इज़ द टूल्स। आपको इन्फॉर्मेशन केवल मिलेगा लर्निंग से, जबकि समझने से आपको क्या मिलेगा, आप नई चीज़ें क्रिएट कर सकेंगे, सवाल अपने से बना सकेंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आप लोगों को जो डायरेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं वो डायरेक्शन को प्रोवाइड करना। देखिए एक मार्गदर्शक का यही रूल होता है कि वो उसको डायरेक्शन दिखाए, ना कि वहाँ पर ले जाके छोड़ दे। ठीक, जैसे कि महाभारत में अगर चाहते तो कृष्ण भी युद्ध कर सकते थे और अकेले सबको मार सकते थे और धर्म की स्थापना कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पांडवों को लड़ने के लिए ही छोड़ा, ना कि उन्होंने खुद अस्त्र उठाए और महाभारत में युद्ध किया। क्लियर। तो वैसे ही टीचर्स का एक काम होता है कि जो उनको थ्योरम्स को समझा देना, बाकी सारी चीज़ें अप्लाई आप लोगों को लिए ही होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम केवल आप लोगों को रहता है कि एग्ज़ाम में कैसे पास हो जाए और परसेंटेज कैसे आ जाए। तो परसेंटेज आ जाने से और पासिंग मार्क्स ला लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी समझने की क्षमता अधिक इंक्रीज कर दी जाए तो ऐसे भी आप लोग पास हो जाएंगे, वहाँ पर फेल होंगे ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं कि आप फेल हो जाएं। तो अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को, अपने समझ को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जो नए लड़के हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। संजीत मैथ्स SANJEET MATHES। यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें एक में ही है एंड लास्ट में 48 जोड़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें स्मॉल में रहेंगी। पहली बात तो ये सारी चीज़ें स्मॉल में रहेंगी, स्मॉल में रहेंगी SMALL एंड स्पेस नहीं रहेगा, ठीक। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहीं पे आप लोगों को PDF बुक्स जो भी होंगे ग्रेजुएशन BSc फर्स्ट ईयर के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रही बातें। तो चलिए, कल हमारा नया टॉपिक रहेगा इक्विवेलेंट क्लासेज, और हम लोग इस पार्टीशन के डिफिनीशन को लिखेंगे। और इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, इस पूरे चैप्टर की बात की जाए, इस यूनिट की बात की जाए, तो उसके आने के जो चांसेस होते हैं सबसे अधिक होते हैं। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग बढ़ेंगे फंक्शन की ओर। क्लियर। चलिए, तब आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।